नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे देवभूमि की खबरों की। आज पंचायत के चंपावत के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां उन्होंने संपर्क फाउंडेशन द्वारा आयोजित स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम के आयोजन में वो शिरकत उन्होंने की। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने चंपावत के गौरल चौड़ मैदान के पास स्थित ऑडिटोरियम में स्मार्ट स्कूल ब्लॉक कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। बता दें, संपर्क फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के तहत जनपद में कुल 137 स्मार्ट स्कूल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए संपर्क फाउंडेशन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के शुरू होने से चंपावत विकास के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ गया है। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में 137 स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जिनमें बच्चे खेल खेल में ज्ञान को हासिल कर पाएंगे। सीएम ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवाचार के माध्यम से छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना है। तो स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक संपर्क फाउंडेशन स्मार्ट स्कूल बनाएगा। इसके पहले चरण में 137 स्कूल को चयनित किया गया है और कहा गया है कि बच्चे खेल खेल में ही ज्ञान हासिल कर पाएंगे। छात्रों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है और एक नए तरीके से बौद्धिक क्षमता बढ़ेगा। राज्य को G20 की 3 बैठकों की मेजबानी मिली है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। स्मार्ट ब्लॉक संपर्क फाउंडेशन के माध्यम से सभी हमारे 137 जो हमारे हैं वो सारे के सारे स्मार्ट क्लासों में नई डिवाइस के नई शिक्षा की नवाचार अपनाएंगे। और ये हमारा पहला जनपद है जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था हो गई है। और जनपद हमारा आदर्श जनपद के अगली खबर उत्तराखंड की सियासत से है, जहां राजधानी देहरादून में विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने उत्तराखंड बीजेपी के सभी सांसदों से अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने पेश करने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी सांसदों ने बीते 4 साल में विकास के लिए क्या कुछ किया, इसे जनता के सामने रखें। उन्होंने सांसदों से 5 कामों को बताने की मांग की। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, जिस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी से 5 बड़ी योजनाओं का लेखा जोखा जनता के सामने रखने की मांग की है। तो नेता प्रतिपक्ष का बीजेपी सांसदों से सवाल है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि जनता के सामने अपने कामों का लेखा जोखा रखें। बीते 4 सालों में उन्होंने विकास के लिए क्या कुछ किया है, इसका लेखा जोखा जनता के सामने पेश किया जाए। सांसदों से उनके किए गए 5 कार्यों को बताने की मांग भी की है कि आपने अपने कार्यकाल में कौन कौन से वो 5 काम किए हैं जनता के लिए, जिसका एक लेखा जोखा जनता के सामने पेश किया जाए। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जो 5 साल 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और 4 सालों का लेखा जोखा जनता के सामने रखना आवश्यक भी है और जनता सवाल भी करेगी कि भाई 4 सालों में आपने इस संसदीय क्षेत्र के लिए हमारे लिए आखिरकार किया क्या है, उपलब्धियां क्या हैं। वो 5 बड़े योजनाएं प्रोजेक्ट जनता के सामने रखे कि हमने 4 सालों में जितना डेवलपमेंट किया है, इतना विकास किया है। केंद्र पोषित योजनाओं को केंद्र शासित योजनाओं से लेकर सरकार द्वारा इतनी धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से दी गई है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का समय है। और जनता जरूर हिसाब मांगेगी कि 4 सालों में डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जनता का हक है कि वो सवाल करे और सरकार को उन सवालों के जवाब देने चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए। अगली खबर रुड़की से है, जहां मूर्ति चोरी होने पर हिंदू संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद वहां दूसरी मूर्ति स्थापित की गई। इससे पहले हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर करते हुए गंग नहर कोतवाली पुलिस से इस पूरे मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। कीर्तन भी किया था। हिंदू संगठन कार्यकर्ता शिव प्रसाद त्यागी ने बताया, गणेशपुर में पुरानी मूर्ति को खंडित कर दिया गया था, जिसके बाद वहां पर नई मूर्ति स्थापित की गई है, जिसे वहां से चोरी कर ली गई।
इसके बाद चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस बार दोबारा प्रतिमा के साथ छेड़खानी की गई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बोल रहे हैं कि निवेदन समझ लेना हिंदू समाज का यह कठोर चेतावनी कि अगर चेतावनी कि अगर इस बार यहाँ से प्रतिमा को छेड़ा गया तो अगली हनुमान चालीसा कहाँ कहाँ पढ़ी जाएगी, उसका जिम्मेदार प्रशासन स्वयं होगा। या जो लोग इस प्रतिमा को हटाने के पीछे है वो लोग इसके जिम्मेदार होंगे। हनुमान चालीसा कहाँ कहाँ पढ़ी जाएगी, इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो इस प्रतिमा को हटाने का काम जिन्होंने पहले किया है। उधर बजरंगबली के नाम पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की राजनीति में तूफान मचा हुआ है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर लक्सर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस दौरान कांग्रेस को देश विरोधी पार्टी घोषित किए जाने की मांग की गई। महासंघ के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 2 किलोमीटर का जुलूस निकाला। किसी देश पे कब्जा नहीं किया, किसी का धर्मांतरण नहीं किया और किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं किया। जो भी हमारे देश में आया हमने उन्हें अपने यहाँ अतिथि देवो भव का संस्कार अपनाते हुए उनका सम्मान किया है। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि मैं आज हिंदुओं को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है और मैं अपने हिंदू भाइयों को जगाना चाहती हूँ। हम आज इस उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए। ये जो कांग्रेस की त्योरी नीति है, ऐसा नहीं चलेगा। कानून सब के लिए एक है। जो बजरंग दल को बैन करने की मांग कर रहे हैं, किस स्थिति में कर रहे हैं? बजरंग दल एक ऐसा दल है जिसने कोरोना काल में भी एक रिकॉर्ड स्थापित किया। सबसे ज्यादा खून उन्होंने दान किया, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है। और हम विश्व हिंदू महासंघ के उस सरमंच से यहाँ पर उपस्थित हुए। हम जो समान विचारधारा वाले संगठन हिंदुत्व को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए संघ हमेशा तैयार, हमेशा खड़ा रहता है। आज का जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस को दिलों से निकालने के लिए हमने कार्यक्रम रखा है, क्योंकि कांग्रेस आज से नहीं। उधर 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा की शुरुआत हो रही है और यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने चेतावनी दी है कि एडीजी ने कहा कि श्रद्धालु नियमों का पालन न करते हुए हुड़दंगबाजी और न्यूसेंस फैलाते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई होगी और उन्हें गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तारीख को खुलने का है और उससे पहले हमारे जो गढ़वाल के जनपद है उनका पुलिस प्रमुखों को हम इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं कि जो भी व्यक्ति कहीं से भी आ रहा है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या ट्रक है, वो सारा मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत जो भी नियम फॉलो करो और जो कानून है उसको इन्फोर्स करने के, सख्ती से इन्फोर्स करने के लिए निर्देश दिया जाए। और हम अनुरोध भी करते हैं हमारे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं अगल बगल प्रदेशों से, उनसे अनुरोध है कि भाई आए और कानून को पालन करके गाड़ियों में जो आते हैं समय जो भी गाड़ियों का जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से आ जाएगी। रास्ते की रगड़ बचना और साइलेंसर निकाल के आना, वो सारा अब सख्ती से देखो। उधर विकासनगर से बड़ी खबर मिल रही है कि एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला है। झाझरा बंशीवाल में अवैध रूप से बने मजार को ध्वस्त किया गया। सुदोवाला में रोड पर बनी अवैध रूप से मजार ध्वस्त कर दी गई। अलग अलग जगहों पर 6 मजारें अब तक ध्वस्त की जा चुकी हैं। कई शहरों में अवैध तरीके से इन मजारों को बनाया गया और अब इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। अब तक 6 मजारों को ध्वस्त कर दिया गया है। विकासनगर में भी आप देख सकते हैं कि एक बार फिर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वहां पर भी देखने को मिली, जहां अवैध तरीके से बनाई गई मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। बुलडोजर से इसे नष्ट किया गया। विकासनगर का ये मजार जहां पर पीला पंजा चला है।
अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पहाड़ों में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त के खिलाफ स्थानीय लोग मुखर हो रहे हैं। इसको लेकर भूमाफिया भगाओ पहाड़ उत्तराखंड बचाओ अभियान के तहत 13 मई को अल्मोड़ा के अलग अलग संगठन प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसमें उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी सहित कई संगठन शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि अलग राज्य बनने के बाद से और खासकर कोरोना महामारी के बाद उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों जमीनों पर माफियाओं के कब्जों में तेजी आई है, जिससे यहाँ के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अस्मिता खतरे में पड़ गई है, जिसके खिलाफ उत्तराखंडी समाज को चिंतन, मनन और एकजुटता की जरूरत है। गौरतलब है कि अगले 13 मई को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन में सलाम समिति, भूमि बचाओ संघर्ष समिति, फल सीमा, उत्तराखंड छात्र संगठन, वन पंचायत सरपंच संगठन, इसके अलावा सहयोगी संगठन भी शामिल होंगे। जमीनों की बड़ी पैमाने पर लूट हुई है, प्राकृतिक संसाधनों की बड़े पैमाने पर लूट हुई है कंपनियों के नाम पर, और तमाम जो लूटने वाले लोग हैं और जिनको अनुमतियां दी गई हैं, वो अनुमतियां उन प्रभावशाली लोगों को देने में प्रशासन का, कई जिलाधिकारियों का, कई सरकार का पूरा योगदान है। और अब उन्होंने उत्तराखंड के समाज का जीना हराम कर दिया है और उसके खिलाफ कोई भी लीगल कार्रवाइयां हो नहीं पाती हैं। कुछ जगहों पर जहां पर लगातार जनता लड़ती है या संगठन लड़ता है या हमारी पार्टी लड़ रही है, वहां पर कुछ नतीजे आए हैं। और लेकिन आज हमको लग रहा है कि ऐसी परिस्थिति में पूरे उत्तराखंड के अंदर एक बड़ी जमीन बचाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय जनता के अधिकार के लिए बड़ी लड़ाई की जरूरत है। इसलिए 13 तारीख को अल्मोड़ा में गांधी पार्क में 11 बजे से एक भूमाफिया भगाओ पहाड़ बचाओ, भूमाफिया भगाओ उत्तराखंड बचाओ अभियान शुरू। अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां ई रिक्शा और ऑटो चालक परिवहन विभाग के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। ये लोग खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सड़कों पर नाबालिग का ई रिक्शा चला रहे हैं और ऑटो चालक बीच रास्ते पर रोककर सवारियों को उतारते और बिठाते हैं, जिसके चलते राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। परिवहन विभाग सड़क पर इस तरह की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस तरह की शिकायतें तो हमें मिल रही हैं, लेकिन आपने देखा होगा काफ़ी इम्प्रूव भी हुआ है। हमारा प्रयास है कि हम लगातार इसमें काम कर रहे हैं। अभी भी हमने कल अभियान एक चलाया था, उसमें विक्रम और सिटी बसों के चालान भी किए हमने। और चालान ही करना ही हमारा पर्पस नहीं है। हमारा उद्देश्य है चालान करने के बाद सिस्टम में कुछ सुधार आए, सिर्फ चालान एक फॉर्मेलिटी न रख करके बन जाए हमारा। तो आप देखोगे काफ़ी लोग अब टिकट भी दे रहे हैं। ओवरलोडिंग तो बहुत कम हो गई अब है, महिलाओं को सीट मिल जा रहा है, ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये सब चीज़ें बहुत हद तक इम्प्रूव हुई हैं। कुछ चीज़ों में कमी है, जैसे ई रिक्शा बारे में बताया आपने। ई रिक्शा की संख्या काफ़ी बढ़ गई हमारे यहाँ। कई रास्ते में जिनको है उसमें क्राउडिंग भी हो गई है, ट्रैफिक जाम भी लगने लगा है। तो उनके लिए हम लोगों ने कर रखा है कि कुछ जो रास्ते जो हैं उसमें वो ई रिक्शा के लिए बैन कर रहे हैं हम लोग, या बैन किया गया है। तो उसमें हम लोग आगे कर रहे हैं कि उस रास्ते पे वो ई रिक्शा नहीं चलेंगे। वो अगली खबर मौसम को लेकर है। बता दें, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि अगले 2-3 दिन तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने वाला है। ऐसे में चटक धूप के चलते पिछले दिनों हुई बर्फबारी के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में अवलांच जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि पिछले दिनों भी ऐसा देखा गया था। इन दिनों उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी चरम पर है। ऐसे में मौसम विभाग यात्रियों से हिदायत बरतने की अपील करता हुआ नजर आया। आईएमडी ने कहा कि जहां पर एवलांच जैसी स्थिति बन रही है, वहां पर यात्रियों को जाने से परहेज करना होगा और सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि अनावश्यक जानमाल का कोई नुकसान ना हो सके। 3000 मीटर या 3000 के ऊपर के जो क्षेत्र थे, और 2-3 दिन वो एक्टिविटी चली, अच्छी एक्टिविटी चली थी। तो यही है कि जैसे अब मौसम साफ हो रहा है और तापमान बढ़ रहे हैं, तो जो बर्फ गिरी है वो एकदम पिघलना और निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा पीछे भी जो है 3 तारीख को जो था, तो उसमें भी, या 4 को भी थोड़ा बहुत जो केदारनाथ जी के रास्ते उसमें भी जो स्नो थी पिघल के वो काफ़ी निकली है और रास्ते बंद हुए हैं। इसी तरह मीडिया में आज भी रिपोर्ट है कि जो है कल आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा कुछ एरिया में देखा गया है। तो जो स्नोफॉल अभी गिरी हैं, जो इस 3-4 दिन की जो एक्टिविटी थी पीछे 30 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं वो सस्टेन तो करेगा नहीं, वो स्नो जो है जल्दी पिघलता है, निकलेगा।
तो छोटा मोटा इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अभी भी संभावना है, क्योंकि अभी पूरी तरह वो जो चीज़ें ख़त्म हुई नहीं है, पूरा जो बर्फबारी हुई थी वो पिघला नहीं सब जो है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो है जो एवलांच वाली है वो देखने को हायर हिमालयन रीजन में कहीं कहीं पर रहेगी। अगली खबर विकासनगर से है, जहां शंकरपुर महमूदनगर में दहशत फैलाने वाले नरभक्षी तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया। वन विभाग की टीम लगातार तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। वन विभाग ने तेंदुए को नरभक्षी घोषित करते हुए गोली मारने के आदेश दिए थे। आपको बता दें, कुछ दिन पहले तेंदुए ने एक 4 साल के मासूम पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसका शव घर से कुछ दूरी पर आम के बाग में मिला था। तेंदुए के पकड़ने के बाद से इलाके में लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रदेश में अन्न महोत्सव को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। इसी को देखते हुए विभाग द्वारा स्कूल के बच्चों की एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह मोटे अनाज को प्रोत्साहित किया है, उससे अब ये अनाज गरीब से लेकर अमीर की थाली पर भी आ गया। उन्होंने आगे कहा कि वैज्ञानिक भी इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। ये यूएन के अंदर मोदी जी ने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया और 18 मार्च को दिल्ली में पूसा से मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी उसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला और आज हमारी सरकार भी लगातार मिलेट्स को बढ़ावा दे रही है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि मिलेट्स के लिए 83 करोड़ की व्यवस्था बजट के अंदर की है, क्योंकि ये श्री अन्न मिलेट्स स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि अगर कोई व्यक्ति मडुआ खाएगा तो उसको शुगर नहीं होगी, जो कुलथ की दाल खाएगा उसको पथरी नहीं होगी, जो चौलाई खाएगा उसके घुटने में कभी दर्द नहीं होगा। और उत्तराखंड की सरकार पहली सरकार है जिसने मडवे का एमएसपी 35 रुपया 78 पैसे घोषित किया। खबर चारधाम यात्रा को लेकर है। यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख को पार कर गया है। केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक करीब 10 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। वहीं अब तक चारों धाम में 6 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। फिलहाल खराब मौसम को देखते हुए 15 मई तक केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण पर रोक है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के लिए पंजीकरण किए जा रहे हैं। अब तक 22 अप्रैल से 10 मई तक चारों धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 6 लाख से ज्यादा है। तो चार धाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड पंजीकरण हुआ है और धाम पंजीकरण केदारनाथ में भी लगातार लोग पंजीकरण करा रहे हैं और ऐसे में जो संख्या है वो 9 लाख से ऊपर है, 9,53,943। अगर हम बात करें केदारनाथ की, बद्रीनाथ की बात की जाए तो लगभग बद्रीनाथ में 8 लाख के ऊपर ये संख्या पहुंच गई है। 8 लाख से ज्यादा बद्रीनाथ में पंजीकरण किए गए। गंगोत्री में भी इसी तरह से 4,89,927 और यमुनोत्री में भी इसी तरह से पंजीकरण की जो संख्या है वो रिकॉर्ड तोड़ है। 4,41,585 यमुनोत्री में भी पंजीकरण किया गया। तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देहरादून में दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। पेंटिंग्स के जरिए देहरादून की जनता को पर्यावरण संरक्षण और शहर को साफ रखने का संदेश दिया जा रहा है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि राजधानी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए काम किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने जनता से राजधानी को स्वच्छ बनाने के लिए अपने सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में नगर निगम देहरादून को अच्छी रैंक मिले।
स्वच्छता संरक्षण को लेकर लगातार हम अभियान भी चलाते हैं, लगातार जनता से भी अनुरोध करते हैं और स्वच्छता के लिए हमने 1 अक्टूबर से हर वार्ड में 3 घंटे का एक अभियान चलाते हैं। शुक्र शनि इतवार 3 दिन जो है मैं स्वयं भी जाता हूँ, हमारी नगर निगम की टीम होती है, पार्षद होते हैं, वहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, वो सभी लोग होते हैं और उस अभियान को चलाने का उद्देश्य है कि सभी लोग जो है स्वच्छता के प्रति वो ये ना समझे कि ये सिर्फ निगम की जिम्मेदारी है, वो समझे कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जिस दिन ये जनता समझ लेगी कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है तो निश्चित रूप से आज देहरादून के स्वच्छता के मामले में स्वच्छता के जो परिणाम आ रहे हैं उसमें देहरादून का लगातार सुधार हो। खबर लक्सर से है, जहां कोरोना की बूस्टर डोज को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर नजर आ रहा है। विभाग ने बूस्टर डोज से नहीं लगवाने वाले लोगों की सूची तैयार कर ली है। अब इन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हरिद्वार के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि कोरोना को लेकर विभाग गंभीर है। अब हज यात्रियों को बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए कलियर शरीफ में स्थित हज हाउस पर सेंटर बनाया गया है, जहां 12 मई को 600 हज यात्रियों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है। पूरे हरिद्वार के अंदर जो भी हमारे 663 हज यात्री हैं, जिनको हम लोगों ने एक ही दिन एक छत के नीचे जहां हज हाउस है हमारा पिरान कलर में, वहां पर हम लोगों ने स्टेट के निर्देशानुसार उसी दिन उनको बूस्टर डोज लगाई जाएगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी 1 दिवसीय दौरे पर पिरान कलियर पहुंचे, जहां उन्होंने पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और विश्व प्रसिद्ध दरगाह साहिब हाजिरी लगाई। देश में अमन शांति की दुआ भी मांगी। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जमाल सिद्दीकी ने बीजेपी सरकार की चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और पीएम नरेंद्र मोदी और इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है, उनकी तारीफ की है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म की रक्षा करती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इनकी रक्षा के लिए काम करती है। तो सरकार दरगाहों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए वक्फ बोर्ड को मजबूत बनाने का काम कर रही है। उसका सबसे बड़ा संदेशा ये है कि शादाब सम जैसे एक मजबूत नेता को उन्होंने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। और कल ही शादाब भाई ने कहा है कि अगर कोई अधिकारी बदमाशी करेगा तो और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।